तो पिछले सेशन में हमने चर्चा इस जगह से शुरू किया था कि सारी चीज़ों के बेहतर होने के साथ साथ आदमी का भी बेहतर होना ज़रूरी है। मनुष्य खुद भी अच्छा हो सके, बाकी सारी चीज़ों के अच्छा होने के साथ साथ इसकी भी ज़रूरत है। क्योंकि जिन समस्याओं को हम आज के दिन झेल रहे हैं उसमें से ज़्यादातर समस्याओं के मूल में आदमी का गलत व्यवहार है, आदमी का गलत आचरण है, आदमी का गलत जीना है। यहाँ से हमने ये बात को शुरू किया था कि एक अच्छे मानव का, एक विकसित मानव का मतलब क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, उसका पहचान क्या होगी। तो संक्षेप में हमने देखा कि जो खुद सुख समृद्धि पूर्वक जीता हो, दूसरों की सुख समृद्धि में सहयोगी करता हो, वो अच्छा मानव है, विकसित मानव है। जो खुद भी सुख समृद्धि पूर्वक नहीं जी पा रहा हो, दूसरों के सुख समृद्धि में भी सहयोगी नहीं हो पा रहा हो, तो समस्या है, समस्या है। तो एक अच्छा मानव हम उसी को कहेंगे जो खुद सुख समृद्धि पूर्वक जीता हो, दूसरों की सुख समृद्धि में सहयोग करता हो। हम जीना उन्हीं के साथ चाहते हैं जो हमारी सुख और समृद्धि में सहयोगी हों। जो हमारे सुख समृद्धि में बाधा डाल रहे हों, उनके साथ जीने में किसी को रुचि नहीं होती, किसी को रुचि नहीं होती। तो सुख और समृद्धि पूर्वक जीने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको हमने एक एक करके विस्तार करना शुरू किया, जिसमें अभी तक हमने 4 चीज़ों की बात की है। एक तो सुविधा की ज़रूरत है, किसी व्यवसाय को करके, किसी आजीविका को करके अपनी सुविधा की ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरत है। सुविधा की ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो आदमी नहीं जी सकता है। एक उस पर हमने बात की। दूसरा, इस बात पर ध्यान दिलाने का कोशिश किया कि सुविधा के साथ साथ व्यवहार ठीक होना भी ज़रूरी है। अगर हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ ठीक नहीं होता है तो सुविधाएं बहुत सारी होते हुए भी हम तकलीफ में ही रहते हैं, समस्या में ही रहते हैं। तो सुविधा नहीं हो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि सुविधा भी ज़रूरी है, संबंध में व्यवहार ठीक होना भी ज़रूरी है। और अगर चलने के लिए ये 2 पैर चाहिए तो दोनों पैरों का संतुलित होना, व्यवस्थित होना, बराबर होना ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। यहाँ से आगे हमने ये बात की कि बाहर जो भी हम व्यवहार या व्यवसाय में करते हैं, निर्णय हमारे अंदर होता है, डिसीजन हमारे अंदर होता है। तो अगर अंदर डिसीजन लेने में गलती हो गई तो बाहर तो व्यवहार में, व्यवसाय में, सुविधा के उपयोग सदुपयोग में गलती हो ही जाएगी। अंदर अगर डिसीजन ठीक होने का काम नहीं होगा तो बाहर तो गलती होगी ही। तो विचार में जहाँ निर्णय हो रहा है वहाँ ये डिसीजन ठीक होना ज़रूरी है। विचार करके जो निर्णय हम लेते हैं वो डिसीजन अंदर ठीक होगा तभी बाहर का व्यवहार ठीक होगा। डिसीजन ही अगर ठीक नहीं हुआ है तो बाहर व्यवहार नहीं ठीक हो सकता। इसी तरह से भाव की जगह पर देखेंगे तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव के साथ जीना ही हमको स्वीकार होता है। एक क्षण के लिए भी अपमान हो, क्रोध हो, विरोध हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, दूसरे को तो इसका पता बाद में चलता है। जब हम जाके उसको कुछ खराब बोल दें, कुछ खराब कर दें, तब आपको पता चलता है कि मेरे अंदर इतनी देर से गुस्सा चल रहा था, मेरे अंदर इतने दिनों से अपमान और बदले की भावना चल रही थी। आपको तो तब पता चलता है जब हम जाके कुछ बोल दें, कुछ कर दें। लेकिन मेरा अपना दुख, मेरी अपनी पीड़ा तो उसी समय से शुरू हो जाती है जिस समय से अंदर अपमान चलना शुरू होता है, विरोध चलना शुरू होता है, क्रोध आना शुरू होता है, गुस्सा आना शुरू होता है। हम उसको कितना भी दबा लें, बाहर दूसरों को ना भी दिखाई दे,
लेकिन अंदर अगर क्रोध चलना शुरू हो गया, अपमान चलना शुरू हो गया, हम इरिटेट होना शुरू हो गए, तो हम आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं? परेशान होते हैं। तो ये दिखाता है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव के साथ जीना मेरे अपने सुखी होने के लिए जरूरी है। ये कोई दूसरे के ऊपर उपकार नहीं है। हम अगर सम्मान के साथ, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ जीने का काम कर रहे हैं, तो ये कोई उपकार नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर कुछ उपकार कर दे रहे हैं। ये मेरे अपने सुखी होने के लिए, मेरे अपने आराम में जीने के लिए, मेरे अपने तृप्ति पूर्वक जीने के लिए इसकी ज़रूरत है। एक क्षण के लिए भी अपमान आए, क्रोध आए, विरोध आए, घृणा आए, ईर्ष्या आए, नफरत आए, सबसे पहले हम खुद उसमें जलते हैं, सबसे पहले हम खुद उसमें परेशान होते हैं। तो अपने भाव का ठीक रखना अपने ही सुखी होने के लिए जरूरी है। अपने विचार में समाधान का होना अपने सुखी होने के लिए जरूरी है। दूसरे को भी जो अच्छा लगता है, ये तो बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। दूसरे से हम कुछ ना भी कहें, लेकिन अगर मेरा भाव खराब होना शुरू हो गया, मेरा विचार खराब होना शुरू हो गया, तो मैं तो अंदर अंदर जलना शुरू हो गया ना। मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा, मेरी परेशानी तो उसी समय से शुरू हो जाती है जिस समय से हमारे अंदर कुछ खराब होता है। अभी हमको लगता है कि इन अच्छे भाव से हम दूसरे के साथ जी के उपकार कर दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव रख करके हम तुम्हारे ऊपर उपकार कर दे रहे हैं। थोड़ा रुक के देखेंगे तो ये दिखेगा कि दूसरे के लिए अच्छा लगना तो बाद की बात है। एक क्षण के लिए भी सम्मान के बदले अपमान हो, एक क्षण के लिए भी स्नेह के बदले विरोध हो, सबसे पहले उस आग में मैं खुद जलता हूँ। दूसरे तक वो आग पहुँचेगी कि नहीं, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन मेरा अपना जलना तो उसी समय से शुरू हो जाता है जिस समय से अपमान, क्रोध, विरोध, गुस्सा, नाराज़गी कुछ भी आती। मैं घर में आपसे बात करूं, कोई ऐसी बात कह दी मैंने, आपका मन खराब हो गया, मैं निकल गया बाहर काम करने के लिए, ऑफिस या कहीं और, ठीक है, आपके अंदर तो पूरे दिन चलता रहता है वो परेशानी, और पूरे दिन परेशान होते रहते हैं। वो तो शाम को लौट के आप हमको कुछ पलट के जवाब दे दें, कुछ कह दें, तो हमको पता चलता है कि अच्छा पूरे दिन भर आपके अंदर ये चल रहा था जब हम सुबह बोल के गए तब से। तो हमको तो पता चलता है आपके जवाब के बाद, लेकिन आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपकी परेशानी तो उसी समय से शुरू हो जाती है जिस समय से आपके अंदर कुछ खराब चलना शुरू होता है। तो इतनी सारी बातों से मैं सिर्फ इस पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि अपने भाव और विचार का ठीक रहना मेरे अपने सुखी होने के लिए ज़रूरी है। अगर भाव खराब हुआ, विचार खराब हुआ, तो सबसे पहले हमारा अपना एक्सीडेंट होता है और हमारे अपने अंदर तकलीफ शुरू हो जाती है। ये बात देख सकते? इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। ठीक है, आपके, हाँ, इन माइक दे दीजिएगा प्लीज। आपने जो संस्कार को लेकर प्रश्न पूछा है उस पर अभी थोड़ी देर में आता हूं। मैं मेरे सुख के लिए 17 लाख की गाड़ी न्यू ब्रांड लाया और मेरे घर के बाहर खड़ी रखी। मेरे पड़ोसी को ईर्ष्या हुई और दूसरे दिन पाता हूं कि उस कार का शीशा टूटा हुआ है और मैं देखता हूं कि करने वाला भी कौन है, तो मेरा मन नहीं दुखेगा? बात पूरी हो गई जी, बढ़िया। 2 सिंपल कमेंट हमको करना है।
पहला कमेंट तो यही करना है कि वो 17 लाख की कार सचमुच अपनी ज़रूरत के लिए लाए थे कि पड़ोसी को जलाने के लिए लाए थे, पहले ये तय कर लेना जरूरी है। ये तय कर लेना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे काम जो है ना वो दूसरों के जले पर नमक डालने के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, ओनिडा का एडवर्टीजमेंट आता था पहले, आजकल तो ओनिडा टीवी भी नहीं चलती उतनी। एडवर्टीजमेंट आता था, नेवर्स एनवी ओनर्स प्राइड, कि अगर पड़ोसी को ईर्ष्या होना शुरू हो, जलन होना शुरू हो, ठीक है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, ओनर के लिए गौरव की बात है। तो रुक करके हमको ही सबसे पहले ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कहीं सचमुच हम भी तो इस लूप में नहीं फंस गए हैं कि दूसरे के दिखावे के लिए, ठीक है, दूसरे के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी सिद्ध करने के लिए, अपने स्टेटस सिंबल को बना करके दूसरे को कम बताने के लिए भी तो कहीं ना कहीं हम इस लूप में नहीं फंस गए। इस पर हम बात करेंगे टी ब्रेक के बाद, और विस्तार से करना ही है। आज ही टी ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर हमको चर्चा करनी है कि कहीं हम भी सुविधा और सामान को अपने सम्मान से, स्टेटस से, पहचान से, दिखावे से तो नहीं जोड़ दिए। और बहुत बार आज के दिन जिंदगी में ऐसा हो गया, एक तरफ घर में कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो कपड़े लाते हैं ना तो अलमीरा में रखने की जगह नहीं मिलती, ठीक है, जगह नहीं मिलती। दूसरी तरफ पार्टी में जिस दिन जाना होता है, पहनने के लिए कोई ठीक ठाक कपड़े नहीं मिलते। ये दोनों बातें एक साथ होती, ठीक है। पार्टी में जाने के लिए कोई ठीक ठाक कपड़ा पहनने को नहीं मिलता है, लगता है मॉल से ले आए, दुकान से ले आए। और दूसरी तरफ कपड़े रखने के लिए अलमीरा की जगह नहीं बच रही है, कम पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर कपड़े की जरूरत क्या है, शायद हम उसको पहचानना भूल गए। शायद हमने उसको सम्मान से, पहचान से, स्टेटस से, रिकॉग्निशन से, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से जोड़ दिया है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ ये भी रुक के हमको देखने की ज़रूरत है कि हम भी सुविधा को कहीं दूसरे को जलाने के लिए तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वो हमारे यहाँ एक कहानी सुनाते रहते बार बार, ठीक है, कि कहते कि एक आदमी ने भगवान से जो है तपस्या करी, प्रार्थना करी, कुछ चीज़ों को मांगना होगा, ऐसे ही घर, गाड़ी, मकान, दुकान कुछ मांगते हैं लोग, और कहानी को कहानी की तरह ही लीजिएगा। तो कहते हैं कि उसने सारी तपस्या करी, भगवान खुश हुए, एक दिन आए और पूछे क्या क्या चाहिए। तो उसने कहा ऐसा 4 कमरे का घर चाहिए, 20 लाख की गाड़ी चाहिए, जो जो आदमी के ख्वाहिश होते हैं सब बताए उसने। भगवान ने कहा तुमको ये भी मिलेगा और जो चाहिए वो सब मिलेगा। बहुत खुश हुआ वो। जाते समय भगवान ने कहा बस इतना ही है कि जो तुम मांगोगे ना, तुम्हारे पड़ोसी को उसका 2 गुना मिलेगा। तो उसने 4 कमरे का अपना 4 BHK फ्लैट मांगा होगा, तो पड़ोसी का डबल स्टोरी खड़ा हो गया, 4 नीचे 4 ऊपर। 20 लाख की कार मांगी, वो खड़ी हो गई, पड़ोसी की 40 लाख की कार खड़ी हो गई। ठीक है, तो अगर दूसरों की तुलना में ही हम अपने को देख रहे हैं लगातार, तो अपनी 20 लाख की कार तभी तक अच्छी लगती है जब तक दूसरों की वो नहीं है। जैसे ही दूसरे की 40 की कार हो जाए, अपनी 20 की कार बेकार लगने लगती है, बेकार लगने लगती है। मैं तो स्कूल कॉलेजेस में भी देखता हूँ, 10 लाख की नौकरी लगती है, लोग खुश होते हैं, पार्टी देते हैं घूम घूम के। जिस दिन बगल वाले की 15 लाख की नौकरी लग जाए ना, अपना 1 पैसा कम नहीं हुआ है अभी, लेकिन जैसे ही उसकी 15 लाख की नौकरी लगती है, अपनी 10 लाख की नौकरी बेकार लगने लगती है। और वो भी अगर पढ़ने में कम होशियार हो और फिर उसकी नौकरी लग जाए, तो लगता है 4 साल इंजीनियरिंग की मेहनत बेकार चली गई, फायदा क्या हुआ ये सब करने का। तो दूसरों की तुलना में ही अगर हम उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो ये तकलीफ होने ही वाली है। तो कहते हैं ये सब मांगा उसने,
पड़ोसी को सारे 2 गुने मिल गए तो उसका तो मजा ही खराब हो गया कि क्या फायदा फिर ये सब साम्राज्य खड़ा करने का। एप्रिशिएट कौन करेगा उसको। तो कहते हैं कि फिर क्या करे, तो उसने ढूंढा किसी वकील को। एंड नो ऑफेंस टू एनीवन प्लीज, वकीलों के पास हर समस्या का समाधान है। ठीक है, वो ऐसा समाधान है कि जहाँ नहीं झगड़ा हो रहा हो ना, वहाँ भी 10 साल तक आप कैसे लड़ते रहें, इसके उपाय हैं उनके पास। मैं तो कानपुर में कम से कम 10 केस ऐसे जानता हूँ, 10। ठीक, जहाँ वो वकील जो है वो विपक्षी पार्टी से मिल गए, उधर से भी पैसा लें, थोड़ा काम उधर का करें और थोड़ा काम इधर का करें। तो आज के दिन तो ये भी कहना मुश्किल हो गया है कि जिसको हम लॉयर के रूप में ले रहे हैं वो हमारा ही काम करेगा कि दूसरे से पैसा अधिक लेके केस कमजोर तो नहीं करते। सब नहीं होंगे ऐसे, मैं भी मानता हूँ इस बात को। ठीक, लेकिन इसी समाज में ये स्थिति भी दिखती है। तो एक लॉयर से उसने सलाह लिया कि इसमें क्या करना चाहिए। तो लॉयर ने उसको सलाह दिया कि तुमको भगवान ने यही कहा है ना कि जो तुमको मिलेगा उसका 2 गुना उस सामने वाले को मिलेगा। तो तुम सुबह सुबह पूजा के बाद भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। ठीक है, तो उसकी दोनों फूट जाएगी। मेरे एक हाथ टूट जाए तो उसके दोनों टूट जाएंगे, और मेरा एक पैर टूट जाए तो उसके दोनों टूट जाएंगे। दूसरे को अपने से पीछे छोड़ने की जिद में कई बार हमको ये भी नहीं दिखाई देता है कि हमारे भी 2 आंख में से एक चले गए, हमारे भी जो 2 हाथ ठीक थे एक चले गए, हमारे भी जो 2 पैर ठीक थे एक चले गए। और फिर वकील ने कहा कि इतने से भी तसल्ली नहीं मिले तो भगवान को कहना, भगवान हमारे घर के आगे एक बड़ा सा 20 फीट का गड्ढा खोद दो, कुआं। ठीक है, तो पड़ोसी के सामने 40 फीट का खुद जाएगा। अंधा हो, लूला लंगड़ा हो, तो आज नहीं तो कल वो गड्ढे में गिर के मरेगा ही। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो बहुत बार ये जिंदगी में दूसरे से अधिक होने के लिए या दूसरे की तुलना में ही जो हम अपनी आइडेंटिटी देखते रहते हैं ना, उसमें जो पीछे छूटेगा उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी। हम पीछे छूटेंगे तो हमारे अंदर होगी, आप पीछे छूटेंगे तो आपके अंदर होगा। अगर इसी तुलना में हम बड़े हो रहे हैं तो। पर इस पर बात हम टी ब्रेक के बाद और विस्तार से करेंगे। दूसरा कमेंट में इसी से जुड़ा ये करूँगा कि दूसरे को ईर्ष्या तब होती है जब हमारी आई हुई कार ये लगता है कि उसके कोई काम नहीं आएगी। अगर हमारा संबंध ठीक नहीं होता है, एक दूसरे के लिए सहयोग का भाव नहीं होता है, तभी मेरे यहाँ की कार आपको चुभती है और तकलीफ देती है। अगर हमारा संबंध एक दूसरे के लिए ठीक हो, सहयोग की मानसिकता हो, तो आपके यहाँ आया हुआ कार हमको खुशी देगी कि भाई किसी दिन बीमार होंगे तो हॉस्पिटल पहुँचने में काम आ सकता है, किसी दिन इमरजेंसी में ज़रूरत होगी तो हमारे पास कार नहीं है तो इनकी कार हमारे काम आ सकती है। अगर ये संबंध का भाव एक दूसरे के लिए होता है, उसमें सम्मान हो एक दूसरे के लिए, स्नेह हो एक दूसरे के लिए, विश्वास हो एक दूसरे के लिए, तो ये सुविधा तकलीफ नहीं देती है। जहाँ भी ये विश्वास, सम्मान, स्नेह नहीं रह गया है, ये सहयोग एक दूसरे के लिए नहीं दिखता है, तो फिर आपके घर में आई हुई चीज़ हमको तकलीफ देती है। और ये होता ही रहेगा। अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ संबंध में सम्मान का भाव, स्नेह का भाव हमारे अंदर भी हो सके, आपके अंदर भी हो सके, काम तो इसी के लिए करना पड़ेगा। अगर बच्चे के लिए स्नेह का भाव होता है ना, तो बच्चे का प्रोग्रेस देख करके ईर्ष्या नहीं होती, हमको जलन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। लेकिन अगर वही 2 भाई, 2 बहन, भाई बहन भी अगर आपस में तुलना और प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिए हो ना, तो आपका हर प्रोग्रेस मेरे लिए समस्या की तरह हमको दिखता है।
इसका सॉल्यूशन तो संबंध में सम्मान को, स्नेह को, सहयोग को इंश्योर करने से ही हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होगा। अदरवाइज तो कोई ना कोई पत्थर फेंकेगा ही, फेंकेगा ही। इस पर हम डिटेल करेंगे लंच के बाद, पर अभी के लिए ये 2 बात कहूँगा। पहला, रुक करके बार बार ये देखें कि कहीं हम भी सुविधा को, सामान को स्टेटस से, सम्मान से, पहचान से दूसरों की तुलना में ही तो लगातार नहीं देखते रहते हैं। अपने लिए ये देखा जाए। और दूसरा ये देखा जाए कि ईर्ष्या कब पैदा होती है, जब ये सम्मान और स्नेह का भाव होता है एक दूसरे के लिए तब, या ये खत्म हो जाता है तब दूसरे की सुविधा हमको तकलीफ देती है। देखना शुरू किया जाए जिंदगी को। और करेंगे हम लोग, एक एक करके इन सब मुद्दों पर विस्तार करने का काम करेंगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। हम सब देखेंगे ना, तो अपने से एक सवाल पूछ के देखिए। हम छोटे छोटे बच्चों से भी, 5 साल 7 साल के बच्चों से पूछते रहते, बेटा समझदार होना चाहते हो कि ना समझ और बेवकूफ़? आपके घर में भी 5-7 साल का भी बच्चा हो जिसको भाषा आती हो, अर्थ पता हो, पूछ के देखिए, वो उत्तर बता देगा। उत्तर बता देगा। अभी मैं दिल्ली में पिछला शिविर ले रहा था, उससे यही पूछा हमने। 6-7 साल का बच्चा होगा मैक्सिमम, समझदार होना चाहते हो कि बेवकूफ़? उसको दोनों शब्द नहीं पता थे, चुप रहा थोड़ी देर। बगल में उसकी मम्मी बैठी थी, उन्होंने पूछा, बेटा इंटेलिजेंट होना चाहते हो कि फुल? कह रहा है इंटेलिजेंट। तो ये छोटे से छोटे बच्चे से पूछ के देखिए कि हम बड़े से देखिए कि हम वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जांच परख करके स्वीकारना चाहते हैं, या बिना जांचे परखे मान्यताओं को अपने अंदर इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या स्वीकार है हमको? चीज़ों को जांच परख करके समझना ये हमको ठीक लगता है, या बिना जांचे परखे कुछ भी स्वीकार लें, कुछ भी मान लें, ये हमको ठीक लगता है? क्या ठीक लगता है? जांच परख करके चीज़ों को समझना, स्वीकारना, यही हमको ठीक लगता है। अभी बहुत बार देखेंगे ना, तो हमारी जांचने परखने की इतनी भी ट्रेनिंग आज के दिन नहीं है कि समाज में, मीडिया में, एडवर्टीजमेंट में, प्रचलन में 20 बार जो बातें हम सुनते हैं वही हमारे अंदर आ जाता है, वही हमारे अंदर आ जाता है। टीवी के 4 एडवर्टीजमेंट देखिए और उसमें वो बताएं कि ज़िंदगी हो तो ऐसी, तो कब वो हमारे अंदर आ जाता है हमको भी पता नहीं चलता है, हमको भी पता नहीं चलता। आप सारे देखिए, क्रिकेट खेलने वाले, फिल्म देखने वाले जो स्टार हैं हमारे आज के दिन, वो अलग अलग साबुन का, शैम्पू का, कोक का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं, दिखाई देते। क्रिकेट खेलने वालों को क्रिकेट की समझ हो, ये तो मुझे फिर भी समझ में आता है। फिल्म में काम करने वालों को एक्टिंग की समझ हो, ये तो हमको फिर भी समझ में आता है। साबुन कौन सा बेहतर है, शैम्पू कौन सा बेहतर है, ठीक है, कपड़े कौन से बेहतर हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक कौन सा बेहतर है, अगर ये समझ भी उन्हीं के पास है तो ये समझना ज़रूरी है कि क्रिकेट खेलने से ये समझ कहाँ से आ जाती है। आप अगर किचन में खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने की समझ तो होगी आपको, ड्राइविंग की होगी क्या? अगर ड्राइविंग नहीं करेंगे, खाना बनाएंगे, तो खाना बनाने की ही समझ होगी ना, ड्राइविंग की तो नहीं होगी। हम ड्राइविंग की दुकान खोल के भी बैठे हैं, ठीक है, और लोग लिए भी जा रहे हैं। रुक करके आप अगर कभी पलट के देखें तो बहुत सारे स्टार वो कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे जिसको वो खुद नहीं पीते हैं और अपने बच्चों को नहीं पिलाते, वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। थोड़े समय पहले 2 एडवर्टीजमेंट के लिए, पिछले कुछ वर्षों के अंदर 2 एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत हल्ला हुआ, क्योंकि एक फिल्म स्टार
उस एडवर्टीजमेंट को प्रचार कर रहे थे शराब का, जो खुद नहीं पीते। तो हम खुद नहीं पी रहे, लेकिन करोड़ों लेकर के प्रचार कर रहे हैं। दूसरा बवाल हुआ था गुटखे की एक कंपनी को लेकर के। ठीक है, सबको नाम पता है। प्रचार करने वाला खुद नहीं खाता, खुद नहीं खाता, लेकिन पूरी दुनिया को खिला रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ कुछ हमको उस एडवर्टीजमेंट के लिए मिल रहा है। और हम देखने वाले बिना जांचे परखे वो सब कचरा अपने अंदर डालते रहते हैं। तो एडवर्टीजमेंट वाले दिखा भी रहे हैं, उसके लिए पैसे भी बांटे जा रहे हैं, पैसे भी बांटे जा रहे हैं। तो आज के दिन तो चीज़ों को जांच परख करके स्वीकारने के बदले बहुत बार बिना जांचे परखे वो सारी चीज़ें अंदर बैठती जाती हैं, हमको पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। 18, 20, 25 साल तक तो ज़िंदगी इसी उम्मीद में निकल जाती है कि एक अच्छी नौकरी लग जाए तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जिनकी नहीं लगती वो तो बेचारे पूरी ज़िंदगी इस भ्रम में रहते हैं कि नौकरी मिल गई होती तो ज़िंदगी सफल हो जाती, कि नहीं। जिनकी मिल गई नौकरी उनको रुक के देखिए। मैं तो IIT में बीटेक करते हुए तो नहीं दिखाई देता, लेकिन PhD करते समय बहुत फुर्सत होता है। तो बहुत सारे प्रोफेसरों की ज़िंदगी को बहुत करीब से हम लोगों ने देखा। और रोज़ शाम को चाय पीते हैं साथ में बैठ के, तो 20 बातें होती रहती। ठीक है, हमको उन सारों की ज़िंदगी देख के ये समझ में आता है कि जितना एक आम आदमी की ज़िंदगी में दुख है, उतना उनकी ज़िंदगी में भी दुख है। वो कम नहीं है, कम नहीं। जबकि IIT में प्रोफेसर होने का मतलब क्लास 1 की तो नौकरी है, नौकरी भी नहीं है, नौकरी में भी अच्छी नौकरियों में गिना जाता है, 1 ऑफ द बेस्ट नौकरियों में गिना जाता है। जो हाईएस्ट सैलरी सिविल सर्विसेज में मिलती है वो सैलरी है वहाँ। तो चीज़ों को ठीक ठीक जांच परख करके समझना भी जरूरी है, जरूरी है। और ये समझने का कुल विस्तार कितना है उसको अगर देखेंगे तो मानव के रूप में स्वयं को ठीक ठीक समझ सकें, परिवार को ठीक ठीक समझ सकें, समाज को ठीक ठीक समझ सकें, प्रकृति और अस्तित्व को ठीक ठीक समझ सकें, ये समझने का कुल फैलाव दिखता है। अगर इस पूरे रेंज में समझने का काम नहीं करेंगे तो हमारी आपकी समस्याएं बनी ही रहेंगी। और छोटे छोटे उदाहरण तो हम सब अपनी ज़िंदगी में हर जगह देख सकते हैं। थोड़े समय पहले हरियाणा के DGP ने आत्महत्या कर ली, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाईएस्ट पोस्ट होता है IPS में, अगर देखेंगे सिविल सर्विसेज में तो हाईएस्ट पोस्ट। पत्नी IAS है, पत्नी IAS है, खुद IPS के हाईएस्ट पोस्ट पर हैं। उसके बाद भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये सारी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी अगर मानव के रूप में खुद को संभालने नहीं आता है, अगर परिवार में रिश्तों को ठीक समझने जीने नहीं आता है, समाज में कैसे ठीक हो सकता है, उसमें हम व्यवस्थित होकर कैसे जी सकते हैं, अगर उसके उपाय, उसके रास्ते हमको नहीं पता हैं तो हमारे परेशान होने की गारंटी है। और आदमी जो कोई भी सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, ये तो अंतिम स्टेज है जी। झेल झेल करके हम आप जब थक जाते हैं ना, तो अंतिम में जाके कोई इस तरह का कदम उठाने का सोचता है, सोचता है। तो सुसाइड तो कोई एक दिन करता है, झेलता उसके पहले वर्षों है, वर्षों है। तो इतना पूरा फैलाव दिखता है समझने को लेकर के, समझने को लेकर के। इसमें से जो भी आयाम छूटेगा वहां से तकलीफ शुरू हो जाएगी, तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो अब अगर लौट के देखेंगे ना, तो एक विकसित मानव का
अगर अब मतलब देखेंगे कि क्या बनता है, तो इतनी चीज़ें उसका ठीक होना जरूरी है। समझ ठीक होना जरूरी है, भाव ठीक होना जरूरी है, विचार ठीक होना जरूरी है, व्यवहार ठीक होना जरूरी है, व्यवसाय ठीक होना जरूरी है। ये 5 में से कोई भी छूटेगा, तकलीफ होने ही वाली है, तकलीफ होने ही वाली है। जो छूटेगा उसी आयाम की तकलीफ होगी। भाव ठीक रखने नहीं आता है तो वहाँ तकलीफ होगी, विचार ठीक रखने नहीं आता है तो वहाँ तकलीफ होगी, व्यवसाय ठीक करने नहीं आता है तो सुविधा का अभाव होगा, व्यवहार ठीक करने नहीं आता है तो संबंध में परेशानी बनी रहेगी। मानव के रूप में स्वयं को ठीक नहीं समझा है तो अपने में ही फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, परेशान रहेगा, तनाव में रहेगा। परिवार में रिश्तों की ठीक ठीक समझ नहीं है तो परिवार में तकलीफ होगी। समाज की व्यवस्थाओं की अगर ठीक ठीक समझ नहीं है, वहाँ जीने नहीं आता सटीकता से, वहाँ की तकलीफ होगी। और प्रकृति के साथ अगर ठीक जीने नहीं आता है तो हम सबको उसकी तकलीफ भोगनी ही पड़ती। भैया पूछ रहे थे संस्कार के बारे में। अब लौट के देखेंगे ना, तो ऐसा जीने की हमारी अगर मानसिकता बन जाए, तैयारी बन जाए, निष्ठा बन जाए, कमिटमेंट बन जाए, तो संस्कार ठीक है। अगर ऐसा जीने का मानसिकता नहीं बना, तैयारी नहीं हुई, निष्ठा नहीं हुई, वो समझ नहीं हुआ, वैसा आचरण करने की तत्परता नहीं हुई, तो संस्कार खराब है। आप रुक के देखो, अच्छा संस्कार किसको कहोगे? सुविधा का सदुपयोग करने वाले का संस्कार अच्छा है कि दुरुपयोग करने वाले का संस्कार अच्छा है? उत्तर साफ है। प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के जो उत्पादन करता है उसका संस्कार ठीक है, या प्रकृति को जो एक्सप्लॉइट करता है उसका संस्कार ठीक है? व्यवहार जो न्याय के साथ करता है उसका संस्कार ठीक है कि जो अन्याय करता है उसका संस्कार ठीक है? विचार में जिसके समाधान चलता है उसका संस्कार ठीक है कि समस्या चलती है उसका संस्कार ठीक है? ये सब अब आप देख सकते हैं। भाव में जो विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम के साथ जीता है उसका संस्कार ठीक है, या जो अपमान, क्रोध, विरोध, घृणा, ईर्ष्या से जीता है उसका संस्कार ठीक है? और वो सब की तैयारी होती है यहाँ समझने से। चीज़ों को ठीक ठीक समझे बिना प्रचलन की अधकचरी मान्यताओं को हम अपने में इकट्ठा कर लेंगे ना, तो मूल कुसंस्कार वही है। अगर मूल मान्यता ही यही बन गई है कि सुविधा और पैसा से जिंदगी सफल हो जाएगी, तो ये बाकी सब चीज़ों में समय लगाना समय खराब करने के बराबर लगता है। अगर मूल में यही मान्यता बन गई है, यही संस्कार बन गया है कि सुविधा और पैसा हो जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। वो हिंदी मूवी का डायलॉग है ना, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर धन में ही हमने सुख मान लिया है, सुविधा में ही सुख मान लिया है, तो ये सब चीज़ों का नंबर कहाँ से आएगा? अगर हमने दूसरे से को पीछे छोड़ने में ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है, सफलता मान लिया है, तो स्नेह का भाव और सहयोग का मानसिकता आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? तो यहाँ समझने के बदले अधकचरी मान्यताओं को, बिना जांची परखी मान्यताओं को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये जीने की जगह ही नहीं बचती है। सारा संस्कार खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। और दुर्भाग्य यह है कि आज की पूरी शिक्षा, पूरी पढ़ाई लिखाई आदमी को अधिक से अधिक ये सुविधा कमाने लायक बनाती है और इसी पर बात करती है, इसी पर बात करती है।
आपने 18 साल 20 साल 22 साल की पढ़ाई करी, सफल हुई कि नहीं इसका क्या पहचान है? कोई नौकरी मिल जाए, कोई व्यापार करने में सफल हो जाए, अगर वो हुआ तो मानते हैं 20-22 साल की मेहनत सफल है। अगर वो नहीं हुआ तो हम भी, घर वाले भी और दूसरे भी यही मानते हैं कि 20-22 साल खराब कर लिए तुमने। तो अगर लक्ष्य ही शिक्षा का पूरा इतना ही रह गया है तो ये बाकी सारी चीजें तो छूटेगी ही उससे। उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं हम कि बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? उम्मीद कहां से करें? तैयारी ही जिस चीज के लिए कर रहे हैं अधिकतम उतना ही तो होगा, दूसरी चीजें होंगी कहां से? और अभी पूरे समय आप देखेंगे ना तो ये पढ़ाई लिखाई का प्रेशर इतना अधिक हो गया है कि स्कूल में रहता है बच्चा तो वही गणित विज्ञान हिंदी अंग्रेजी में ज़िंदगी गुजारता है, और घर आता है ना तो माँ बाप का सारा समय बच्चे को होमवर्क कर ले, कुछ खा ले, कुछ देर आराम कर ले और थोड़ा देर खेल ले। इतनी साइकिल में ही ज़िंदगी गुजर जाती। ये बाकी चीज़ों पर काम करने का कोई जगह ही नहीं छूट गया है। तो शिक्षा ना दें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गणित हिंदी अंग्रेजी विज्ञान ना पढ़ाएं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं है वो। जिंदगी उसके बाहर भी बहुत है। गणित विज्ञान हिंदी अंग्रेजी के बाहर भी एक दुनिया है। उन किताबों के पन्नों के बाहर भी एक जिंदगी है जहाँ हमारा रोज का जीना हो रहा है और रोज का सुखी दुखी होना हो रहा है। कल सुनील भैया अपने सेशन में कह रहे थे कि आज जितना पढ़ाया जाता है ना, आप रुक के देखेंगे तो उसका 80-90% जिंदगी में कभी यूज नहीं होता। हम जब आईआईटी में पढ़ रहे थे तो 4th ईयर के समय में, ठीक है, उसके बाद बाहर निकलते जब पढ़ के थे कि एलुमिनी का ग्रुप बना है, उसमें किसी ने एक पोस्ट डाला एक बार, उसमें अलजेब्रा के जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते वहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, उसके बड़े बड़े इक्वेशंस लिखे थे और नीचे एक लाइन लिखी थी, आई एम वेटिंग फॉर द डे आई विल बी यूजिंग इट इन माई रियल लाइफ। कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मैं इसका अपनी जिंदगी में प्रयोग करूँगा। नहीं दिखता है। तो जिसकी ज़रूरत है उसको पढ़ाने के लिए समय नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं 10% मुश्किल से जिंदगी में काम आता है। तो ना पढ़ाएं ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जरूर पढ़ाएं, लेकिन पूरी जिंदगी ठीक जीने के लिए बच्चे को तैयार करेंगे या आधा अधूरा तैयार करके धक्का मारेंगे। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आँख कान नाक मुंह ये सब का ध्यान रखेंगे या कोई एक अंग का तो बहुत ध्यान रखेंगे, बाकी सबको मरने छोड़ देंगे। क्या ठीक है? सबका ध्यान रखना ठीक है या आँखों का तो खूब ध्यान रखें, नाक कान मुंह दांत सबको टूटने छोड़ दें? और जब मैं शिक्षा की बात कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं कह रहा हूँ, मैं तीनों कह रहा हूँ। घर परिवार की शिक्षा में भी ये चीज़ें आ सके, स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा में भी आ सके, और समाज मीडिया रेडियो टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट में भी जो लगातार हम दे रहे हैं वो भी तो कुछ सार्थकता की बात कर सके।
मैनेजमेंट में एक जोक चलता कि सबसे अच्छा सेल्समैन, सामान बेचने वाला जो सेल्समैन है ना, कहते हैं सबसे सफल सेल्समैन वो है जो एक गंजे को भी कंघी बेचा है, कि जिसको बाल नहीं है उसको भी कन्विंस करके कंघी बेच दे। अगर इस डिजाइन से हम बड़े होने का काम करेंगे तो फिर वही समाज होगा जैसा मिल रहा है, वही परिवार होगा जैसा मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है जो ये पूछ रहे, माइक लेके पूछेंगे तो सबको सुनाई देगा। ये कह ये रहे हैं कि ऐसा करना बिजनेस है कि चीटिंग है। अभी तो आप देखेंगे ना, ज़्यादातर पैसे कमाने वाले जो बिजनेस है ना, ठीक, ज़्यादातर, सबके लिए तो नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादातर बिजनेस जो पैसे, जिसमें खूब पैसा है, वो ज़्यादातर बिजनेस वो नहीं हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये ज़्यादातर बिजनेस वो हैं कि दूसरे के पॉकेट से पैसा निकल के हमारे पॉकेट में कैसे आ जाए और पता भी ना चले अगले को। ये सारी ऑनलाइन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ठीक है। और आजकल तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं जी। लोग किलो किलो में सोना खरीद रहे, चांदी खरीद रहे, बेच रहे, ठीक है। एक्चुअली कुछ नहीं खरीद रहे, वर्चुअल ऑन पेपर कागज घूमता रहता है, उसी से शेयर मार्केट उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं। लोग तो आजकल, हमारे साथियों में से ही कुछ सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहे हैं कि जब शेयर मार्केट का कैलकुलेशन करते हैं कि जब वो उठ रहा हो, राइज हो रहा हो, ठीक है, उस समय हम उसको सामान को खरीद लें और जब वो गिरने की जगह पे आए उसके पहले उसको बेच डालें। तो मैनुअली करने में टाइम लगता है, तो एआई का यूज़ कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इस काम के लिए बैठा हुआ हो जो इसका स्टडी करे, पूरे महीने भर का ट्रेंड क्या रहा, उस हिसाब से वो खरीद भी ले, उस हिसाब से वो बेच भी ले और करोड़ों का प्रॉफिट निकाल के दे भी दे। इसकी कोडिंग करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, जिनको सैलरी मिल रही है कई कई लाख की। तो आज के दिन तो बहुत सारे बिजनेस और धंधे वैसे ही होते जा रहे हैं जहां आदमी को प्रोडक्शन पर भी ध्यान नहीं है, कैसे पैसा बीच में से पैदा कर लें, उतने को ही बिजनेस मानने लगे, उतने को ही बिजनेस मानने लगे। तो ये तो रुक के सोचने की जरूरत है ही कि वो बिजनेस है कि चीटिंग है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे रुक जा रहा हूँ कि अब लौट के देखिए कि एक विकसित मानव के रूप में इतनी चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं। ज़रूरत है तो ये सब के लिए कुछ समय और प्रयास लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, और कितना समय और प्रयास अभी हम किसके लिए लगा रहे हैं, ये हिसाब तो लगाना ज़रूरी है अपना, कि कितना समय और प्रयास हम इसमें से किसके लिए लगा रहे हैं, कितना दुख किसके कारण है, कितना समय और प्रयास कहाँ लगा रहे हैं, वो हिसाब किताब ठीक है कि नहीं हमारा। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, मैं एक बार उसको रिस्पॉन्ड करके फिर आगे बढ़ूंगा। माइक दे दीजिएगा पीछे प्लीज। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, ये जो मान्यताओं की जांच परख की जो बात हुई है उसमें ये रहता है कि कई सारी मान्यताएं होती हैं जो हम काफ़ी लंबे समय से उसको मान के चल रहे होते हैं, परिवार भी मान के चल रहा होता है, समाज भी मान के चल रहा होता है। तो हम लोग जैसे जांच परख में क्या होता है कि कहीं हम लोग फंस जाते हैं कि ये मान्यता सही है या गलत है। तो जांच परख का कोई ऐसा पैरामीटर जिससे हम उसे जांच सकें, क्योंकि
सपोज करो कि क्लास में 100 जने हैं और 90 लोग किसी एक बात पे मान रहे हैं उस बात को, और 10 लोग उस बात को नहीं मान रहे हैं, तो मेजोरिटी जिसको माना जाता है तो जनरली यही होता है कि हाँ चलो वोट जिस बात पे ज़्यादा है तो इसको मान लिया जाए, भले ही वो बात गलत हो और 10 लोगों की बात सही हो। तो वहाँ जांच परख को किस तरीके से किया जाए वो जानना चाह रहा था। थोड़ी बात उसी पर कर देता हूँ, फिर लौट के हम पिछले स्लाइड पर आ जाएंगे कि जांच परख का तरीका क्या हो। जो बात यहाँ कही जा रही है उसके लिए भी ये लागू होता, जो आप मीडिया एडवर्टीजमेंट से सुन रहे हैं उसके लिए भी लागू होता है, जो 4 दूसरे लोग कहते या करते दिखाई देते हैं वहाँ के लिए भी लागू होता है। सिंपल 2 पैरामीटर है जिस पर हम जांच परख की बात कह रहे हैं। पहला ये कि जो भी कहा जा रहा है उसको एक प्रपोजल की तरह लें, उसको एक प्रस्ताव की तरह लें और आंख मूंद के मानने के बदले जांच परख करने का काम करें। तो अगर कोई एडवर्टीजमेंट में दिखा रहा है कि ज़िंदगी हो तो ऐसी, तो रुक करके देख लें कि वास्तव में वो कोल्ड ड्रिंक पीने से ज़िंदगी ऐसी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, रुक करके देख लिया जाए। ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट में आप देखेंगे ना आज के दिन, तो प्रोडक्ट के बारे में कम बताते हैं। अगर 30 सेकंड का एडवर्टीजमेंट है, 20 सेकंड का एडवर्टीजमेंट है, तो प्रोडक्ट के बारे में 5 सेकंड भी मुश्किल से बताते हैं। 25 सेकंड वो सपने बेच रहे होते हैं, अलग अलग तरह के स्टंट सीन दिखा रहे होते हैं, अलग अलग तरह की सीनरी दिखा रहे होते हैं, अलग अलग तरह की वादियों में घूमते हुए और हेलीकॉप्टर से कूदते हुए और मोटर बाइक के स्टंट सीन दिखा रहे होते हैं। जब हम 25 सेकंड में वो सीन में बह जाते हैं और लगता है कि हाँ ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, तो 5 सेकंड में वो अपना प्रोडक्ट पीछे से चिपका देते हैं। 30 सेकंड में 5 सेकंड मुश्किल से आपको प्रोडक्ट के बारे में बात होते हुए दिखेगा। आप घर लौट के जाएंगे ना, ठीक, आप देखना चाहें चाहे ना चाहें एडवर्टीजमेंट तो देखना ही पड़ता है। टीवी अगर ऑन कर दिए तो न्यूज़ चैनल भी खोले हैं आज के दिन ना, हर 5 मिनट में एडवर्टीजमेंट देता है। अब तो वो 5 मिनट का भी सब्र नहीं रह गया है, ऊपर न्यूज़ चलता है, नीचे एडवर्टीजमेंट चलता रहता है लगातार। ठीक है, दोनों कोने जो है वो एडवर्टीजमेंट सेक्शन के भरे रहते हैं, और जितना बड़ा न्यूज़ चैनल एडवर्टीजमेंट उतना ज़्यादा। अभी सरकार के गाइडलाइन आ रहे हैं इस बात के कि समय जो आप दिखा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना देर एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। अब सरकार वो तय करने पे जा रही है कि 1 घंटे में कम से कम इतना ही तुम अधिक से अधिक एडवर्टीजमेंट दिखाओगे। तो ये जो कांस्टेंट बम्बार्डिंग होती रहती है ना, और बिना जांचे परखे हम उसको मानते रहते हैं, तो वो खुद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम दुकान जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, हम एक सामान ऑर्डर करते हैं, ये वाला दे दो। हमको लगता है हमने अपने मन से तय किया है उसको। थोड़ा रुक के देखेंगे तो दिखेगा कि 5 एडवर्टीजमेंट ने धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बैठा दिया है कि ये सामान होगा तो ज़िंदगी अच्छी होगी, और सामान हो तो यही। कल किसी समय हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, स्टोरी ऑफ स्टफ के नाम से, सामानों की कहानी। 20-22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। कल लंच के बाद हम उसको देखेंगे। उसमें ऐसे कई सारे बिंदुओं पर वो बात करते हैं कि कैसे हम समाज में आज के दिन इन मान्यताओं को बैठाते रहते हैं। तो 0 नंबर की चीज़ तो यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी सूचनाएं आती रहती हैं उसको एक प्रपोजल की तरह ही लिया जाए, सूचना की तरह ही लिया जाए, और उसकी जांच परख की जाए, ना कि बिना जांचे परखे मान लिया जाए। कैसे करें जांच परख? 2 सिंपल तरीका है उसका। पहला सिंपल तरीका है कि आप अपने से पूछ के देखें कि वो प्रस्ताव आपको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं। उदाहरण के लिए, एक प्रस्ताव है कि लोगों के साथ सम्मानपूर्वक जीना ठीक है। एक प्रस्ताव है कि लोगों को अपमान करना ही ठीक है। आप अपने से पूछ के देख लीजिए कि सम्मान का भाव आपको सहज रूप में स्वीकार होता है कि अपमान का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है।
एक प्रस्ताव है कि शरीर को स्वस्थ रखना ठीक है, एक प्रस्ताव है कि कुछ भी खाओ और मौज करो। आप रुक करके अपने से पूछ के देख लीजिए कि शरीर को स्वस्थ रखना ये आपको सहज रूप में स्वीकार होता है, या कुछ भी खा के शरीर को बीमार करना ये आपको सहज रूप में स्वीकार होता है? क्या स्वीकार होता? स्वस्थ रखना। तो भले हम खा रहे हैं ऐसी चीजें जिससे शरीर बीमार हो रहा है, भले हम अपमान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, लेकिन अगर अपने से पूछेंगे कि ये अपमान, क्रोध, विरोध हमको सहज रूप में स्वीकार है क्या? अगर अपने से पूछेंगे कि शरीर को इस तरह से बीमार करना हमको सहज रूप में स्वीकार है क्या, तो उत्तर हम दे पाते हैं जो आप दे पा रहे कि स्वीकार तो नहीं है। कर भले रहे हैं हम। दूसरों पर क्रोध करने वाले व्यक्ति से भी आप पूछिए कि तुमको क्रोध सहज रूप में स्वीकार होता है कि शांति, वो उत्तर दे देगा। दूसरों पर गुस्सा करने वाले, अपमान करने वाले, नाराज होने वाले व्यक्ति से भी कहिए कि तुमको नाराज होना स्वीकार होता है कि शांति से रहना। वो कहेगा नाराज होना किसको ठीक लगता है, लेकिन तुम बात ही ऐसी करते हो कि नाराज होना पड़ता है, तुम काम ही ऐसा करते हो कि नाराज होना पड़ता है। काश तुम सुन लेते आराम से तो किसको चिल्लाने का शौक था। ये सारे वाक्य ये बताते हैं कि अपमान करते हुए भी, विरोध करते हुए भी, क्रोध करते हुए भी, नाराज होते हुए भी वो हमको सहज रूप में स्वीकार तो नहीं है। नहीं। आज बहुत बार हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसको खा खा के शरीर बीमार हो रहा है, लेकिन शरीर को बीमार करना सहज रूप में स्वीकार नहीं है हमको। तो सही और गलत का एक सिंपल टेस्ट है अपने से ये सवाल पूछना कि वो हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। अगर सहज रूप में स्वीकार है तो बात सही है, फिर उसको एक आदमी कर रहा हो तो भी, 100 आदमी कर रहा हो तो भी, सभी कर रहे हो तो भी, कोई नहीं कर रहा हो तो भी ठीक तो वही है। पहला सिंपल टेस्ट ये है। और दूसरा सिंपल टेस्ट है वैसा जी करके देखें। अगर वैसे व्यवहार से हमको भी सुख मिलता है, सामने वाले को भी सुख मिलता है, तो वो व्यवहार सही है। अगर उस व्यवहार से मैं दुखी होता हूँ या सामने वाला दुखी होता है तो वो व्यवहार सही नहीं है, क्योंकि वो चलेगा नहीं लंबा। हम दुखी हो रहे हैं तो भी हम लंबे समय तक उसको कर नहीं पाएंगे, और सामने वाला भी दुखी हो रहा है तो एक समय के बाद वो फूलों का हार लेके नहीं आएगा हमारे लिए, वो भी कांटों की ही माला लेके आएगा कि तू हमको दुखी कर रहा तो रिटर्न गिफ्ट तू भी ले ले, यही तो करेगा। तो अगर हमको भी सुख मिल रहा है और सामने वाले को भी सुख मिल रहा है तो वो बात सही है। ऐसे ही अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से हमारी समृद्धि हो रही है, शरीर स्वस्थ हो रहा है, प्रकृति भी पहले से अच्छी हो रही है, तो काम करने का वो तरीका सही है। अगर हमारी ही सुविधा की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, हमारा ही शरीर का स्वास्थ्य खराब हो रहा है या प्रकृति खराब हो रही है, तो काम करने का वो तरीका ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है और ठीक क्या नहीं है को अगर पूछेंगे तो ये 2 सिंपल टेस्ट है उसका। जांच परख करने के ये 2 बहुत सरल सामान्य तरीके हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बात की जांच परख कर सकता है, जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया है वो भी जांच परख करके देख सकता है। तो हम लोग बार बार कहते हैं इन शिविरों को समझने के लिए पढ़ा लिखा हो तो अच्छा है, ना पढ़ा लिखा हो ना तो कई बार ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार इस पूरी पढ़ाई लिखाई के साथ ना हम अहंकार फ्री में ले आते हैं। घर में देखिए पति पत्नी में से किसी एक की डिग्री बहुत अच्छी हो, दूसरे की नहीं हो, तो जैसे ही दूसरा मुंह खोलता है ना, ठीक, ये बताना शुरू कर देते तुमको क्या अकल, तुमको क्या पता, ठीक।
तुमको क्या समझ इसकी। जैसे लगता है कि 2-4 डिग्री और 2-4 किताबों को ले लेने से ही सारी अकल आ गई है हमारे पास। माइक अब थोड़ा माइक का आदत डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। ले लीजिए सामने ही है। कुछ मान्यताएं भी पहले से ऐसी होती हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है ना। हम सब अपने लिए कुछ मान्यताएं तो बना रखे ही हैं। हम लोग हर बार एक ही सवाल पूछते हैं, वो भी पूछ ही लेता हूं आपसे। हमारे समझदार होने का प्रमाण क्या है? हमारे समझदार होने का पहचान क्या है? घर के, परिवार के, ऑफिस के बाकी सब लोगों को बेवकूफ़ सिद्ध करना ये हमारे समझदार होने का प्रमाण होगा, या दूसरे को भी अपने जैसा समझदार और जिम्मेदार बना दें ये हमारे समझदार होने का पहचान होगा? क्या पहचान होगा? हमारे पास तो हर बार एक सवाल है जी, उत्तर तो आप दे ही देंगे। सभी मैं भी समझदार हो जाऊं और दूसरे को भी समझदार बना दूं, तभी तो मतलब है हमारे समझदार होने का। देखिए, गणित का अच्छा प्रोफेसर किसको कहेंगे? जो ये प्रूव कर दे कि सारे बच्चे तुम लोग नालायक हो, नखरा हो, बेवकूफ़ हो, तुमको कोई अकल नहीं है। ये प्रूव करने वाला गणित का अच्छा प्रोफेसर और टीचर कहलाएगा, या जो खराब से खराब बच्चे को भी गणित समझा दे वो अच्छा टीचर और प्रोफेसर कहलाएगा? किसको रखेंगे आप अपने स्कूल कॉलेज में? उत्तर साफ है ना? उत्तर साफ है ना? तो अभी हमारी सारी समझदारी सीमित हो गई है दूसरों को बेवकूफ़ सिद्ध करने भर में। हमको ये दिखना जरूरी है कि दूसरे को बेकार और बेवकूफ़ सिद्ध करना ये कोई हमारी समझदारी का मूल पहचान नहीं है। हमारी समझदारी का मूल पहचान तो ये होता है कि उस कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी हम गणित सिखा पाते हैं। अच्छा एक्सपर्ट टीचर का क्या मतलब है? विज्ञान की एक्सपर्ट टीचर का क्या मतलब है? कि नहीं? ठीक लगती है ये बात? थैंक यू। तो ये जांच परख का ये 2 सिंपल तरीका है। ठीक है, सिंपल तरीका है। हम लोग सब अपने लिए ऐसा ऐसा लिस्ट बना के रखते हैं। हमारे एक साथी हैं, उनकी कहानी मैं हर बार सुनाता रहता हूँ। किसी बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ठीक, पत्नी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक, तो उनको लगता है कि भगवान ने सारी बुद्धि सिर्फ उन्हीं को दिया है, बाकियों को तो कुछ मिला नहीं। तो कब हम अपमान भी करते रहते हैं ना, हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, दूसरों की राय लेना बंद कर देते हैं। अगला कुछ सलाह देता भी है तो बिना सुने उसको काट के अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बोलने का जगह भी नहीं छोड़ते हैं हम दूसरों के लिए। ऐसे डिजाइन से हम चल रहे होते हैं और हमको पता भी नहीं चल रहा होता है कि ये हम अपमान कर रहे हैं दूसरे का। आप कोई बात कह रहे हैं तो क्या ठीक है? आपकी बात को सुन करके फिर उस पर बात करना ठीक है, या आपके मुंह पे टेप चिपका दें, बंद कर दें और काट के हम बोलना शुरू कर दें, ये ठीक है? तो ऐसे ही वो बताते रहते होंगे बहुत बार पत्नी को कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हर किसी का अपना दिन आता है। ठीक है, और जब आप किसी को इस तरह से अपमान कर रहे हैं तो अगला भी वेट कर रहा होता है कि कोई दिन तो हमारा भी आएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चे का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। तो 12 बजे पत्नी ने सारा रिजल्ट देख के, बच्चा लौट आया था घर, छोड़ दिया। 5 बजे जब वो ऑफिस से लौटे, दरवाजे पे अपना जूता खोल रहे थे, पत्नी वहीं से अंदर से चिल्लाई, बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं, पापा को दिखाओगे नहीं? तो बेटा मार्कशीट लाया। वहीं से पत्नी चिल्लाई जोर से कि बेटा तुमको मैथ्स में कितने नंबर आए? ठीक, मैथ्स में कितने नंबर आए? तो कहा 80 नंबर आए थे उसके। कहा हिंदी में कितने नंबर आए? तो कहा 95 तो हिंदी में आए थे 95 नंबर, गणित में आए थे 80 नंबर। ठीक,
वहीं से चिल्ला के पूछी, हिंदी कौन पढ़ाती है? तो मम्मी। मैथ्स कौन पढ़ाते हैं? पापा। तो उसने सिद्ध कर दिया कि तुम होगे किसी बड़े कॉलेज के बड़े प्रोफेसर, बच्चे पढ़ाना तो हमको तुमसे बेहतर आता है। ठीक, बच्चे पढ़ाना तो हमको तुमसे बेहतर आता है। और अगर उससे ज़्यादा नाराज होंगी पत्नी तो कहेगी, जब तुमको बच्चे पढ़ाने नहीं आता है तो हमको पता है तुम बाहर भी क्या करते होगे। तो ये देखेंगे ना, तो जांच परख के आधार पर जब हम चीज़ों को तय करते हैं तो वो हमको सहज रूप में स्वीकार है तो मेरे लिए सही है। वैसा व्यवहार करने से मैं भी सुखी हो रहा हूँ, सामने वाला भी सुखी होता है तो बात सही है। वैसा कार्य करने से मेरी समृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, प्रकृति भी संतुलित रहती है, तो वो काम करने का तरीका सही है, नहीं तो सही नहीं है। तो आपने पूछा जांच परख को, तो जांच परख का प्रस्तावित तरीका ये है। अब आप अपनी जिंदगी में जहाँ कहीं से भी जो कुछ भी मिल रहा हो, आप उसको जांच परख करके देख सकते हैं। तो अगर किसी साबुन के, सर्फ के, ठीक, ब्यूटी क्रीम के, टीवी के एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं तो रुक करके पहचाना जा सकता है। ठीक, पहचाना जा सकता है कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा कि नहीं, हमारी समृद्धि होगी कि नहीं, हमको समझने जीने में सहयोग मिलेगा कि बाधा होगी। ये हिसाब लगाना शुरू करेंगे तो उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अपन कह रहे हैं, सहज स्वीकृति के आधार पे हमने कोई डिसीजन लिया किसी प्रपोजल पे, हो सकता है हमने जो डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट 10 लोग कुछ और बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 10 लोग सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित हैं, नॉलेज वाइज वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनसे अगेंस्ट हमारा डिसीजन हो रहा है, पर एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसा लग रहा है कि सामने 10 लोग बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हैं, उनका नॉलेज ज़्यादा है, उस समय वो टकराव की स्थिति तो बनी हुई है। टकराव की स्थिति तब बनती है जब हम दूसरे को भी जबरदस्ती कुछ करवाना चाहते हैं। टकराव की स्थिति तब बनती है जब हम दूसरे को भी जबरदस्ती कुछ करवाना चाहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे ना, तो दूसरे से कुछ, अगर हमको कुछ ठीक लग रहा है तो दूसरे से जबरदस्ती वो मनवाना मुद्दा नहीं है। मुद्दा है दूसरे से भी चर्चा और संवाद करके ये जांच परख की प्रक्रिया उसमें भी विकसित करना, शुरू करना, ताकि वो भी देख सके कि वास्तव में उसके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आज के दिन, ठीक है, इन कामों को करने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, बहुत बार, अब तो कम होता, बट 10 साल पहले मैं देखूं तो बहुत बार लोग ऐसे मिल जाते थे जो कहते थे कि इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख करके कहीं कमाओ, कुछ करो, ये कहाँ ज़िंदगी खराब कर रहे हो। पूछते थे लोग, कहते थे। ठीक, मैं अपने शहर बेगूसराय में एक बार एक वर्कशॉप ले रहा था, बिहार में एक जगह है, तो वहाँ पीछे से एक संस्कृत के टीचर खड़े होके कह रहे हैं, ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, कुछ पैसा कमाने का उपाय बता दो, कम से कम तुम उतने जगह से पढ़े लिखे हो तो लगता है लोगों को। मैं तो बिना किसी बहस में गए सिंपल 2 सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक, जो मैं इतने दिनों से आपसे भी पूछ रहा हूँ कि रुक करके देखा जाए कि ज़िंदगी में कितनी समस्याएं सुविधा नहीं होने के कारण हैं और कितनी समस्याएं ये आदमी ठीक नहीं होने के कारण है। हिसाब तो लगाया जाए। सामान्य से सामान्य आदमी भी हिसाब लगाना शुरू करे ना, तो दिखता है कि 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम के मूल में आदमी है। गरीब से गरीब घर में भी जो आदमी आज के दिन जी रहा है ना, वहाँ भी आप देखेंगे तो संबंध में होने वाले झगड़े बहुत सारे।
वहाँ भी आप देखेंगे तो पैसा कमा करके घर में आटा दाल चावल लाने के बदले शराब पीने के उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सुविधा के सदुपयोग की समझ नहीं है, वहाँ कमाने की समस्या नहीं है, ठीक है? सदुपयोग की समझ नहीं होने की समस्या है। घर में जो एक दूसरे के साथ मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं वो संबंध की समस्या है। तो हम तो पलट के सिंपल सवाल पूछ लेते हैं कि भाई कितनी समस्याएं सुविधा के कारण हैं, उसके लिए सुविधा पे काम कर लें। जो समस्याएं ये आदमी ठीक नहीं होने के कारण है, वहाँ तो कहीं ना कहीं आदमी की मानसिकता, उसका सोच, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसका आचरण यही ठीक करना पड़ेगा ना। तो जहाँ दुनिया कुछ और कर रही होती है ना, वहाँ पलट के 2 सवाल भर पूछ लेना होता है। तो हम तो सबसे सिंपल सवाल पूछ लेते हैं कि भाई परिवार का कितना दुख सुविधा और पैसा नहीं होने के कारण है, कितना दुख आदमी ठीक नहीं होने के कारण। हम तो सबसे पलट के ये सवाल पूछ लेते कि पिछले 25 सालों में आपके घर की सुविधाएं बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? बढ़ी हैं। एक घर ढूंढना मुश्किल है जहां कम हुआ हो, अपवाद मिलता है कहीं। रुक करके ये पूछ लीजिए कि सुविधा जिस अनुपात में बढ़ी है उसी अनुपात में सुख, शांति, सुकून, आपसी जीना, परस्परता में तालमेल और विश्वास बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? दिख जाता है उत्तर साफ, दिख जाता है उत्तर साफ। मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री हमको बहुत अच्छा पढ़ाने आता, बहुत बार पढ़ाया भी हूँ। आज नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? हमको प्रायोरिटी के रूप में जो जरूरी दिखता है वो करते हैं। आप कभी भी हमसे पलट के पूछोगे, मैं सबको यही डेटा देता हूँ कि देश सब आज़ाद हुआ ना तो 14% यहाँ का लिटरेसी रेट था, साक्षरता जिसको कहते हैं ना, वो 14% थी। आज 80 लगभग 80 साल हो गए हैं, 82% के आसपास है। 82 6 गुना लगभग बढ़ गई शिक्षा। जो शिक्षा थी, साक्षरता थी, 6 गुना बढ़ गई। आदमी 6 गुना समझदार और जिम्मेदार हुआ कि नहीं? परिवार 6 गुना ज़्यादा व्यवस्थित हुआ कि नहीं? समाज पहले की तुलना में 6 गुना ज़्यादा अच्छा हुआ कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह की बात कर रहे थे वो 6 गुना कम हो गया कि नहीं? चोरी, डकैती, हत्या, भ्रष्टाचार, बलात्कार, युद्ध, हिंसा, आतंकवाद ये 6 गुना कम हो गए कि नहीं? अगर नहीं हो रहे हैं तो शिक्षा के नाम पर जो दे रहे हैं उसको पलट के देखेंगे कि नहीं? तो अपनी क्लैरिटी हो ना तो बिना विरोध में गए, बिना दूसरे का अपमान किए, बिना दूसरे को नीचा दिखाए, बिना दूसरे को कम बताए एक सार्थक संवाद किया जा सकता है, ताकि अगला भी देख सके कि वास्तव में क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो ये मुद्दा बहस करके बहस जीतने का नहीं है। ये पूरी चर्चा बहस करके बहस जीतने की नहीं है, खुद को सही और दूसरे को गलत प्रूव करने की नहीं है। ये पूरी चर्चा तो खुद सही देखने की और दूसरों को सही देखने में सहयोग करने की, सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड करने की है। तो तर्क जीतना मुद्दा नहीं है, यहाँ बहस करना मुद्दा नहीं है, अपने को सही दूसरे को गलत प्रूव करना मुद्दा नहीं है, बल्कि हम साथ साथ मिल करके सही को समझने का काम कर सकें, उसमें एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकें, पूरक हो सकें, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकें, ये मुद्दा है। विचार किया जाए इस पर। 15 मिनट बाद जब हम लौट करके मिलेंगे तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते सभी को।